Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Wassallallahu ala nabiyil wa alihi wasallam. Okay, students, today we are going to study about English poetry. एंड और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हमें जो है पोइट्री का इंट्रोडक्शन और उसके एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इंग्लिश पोइट्री तख्लीक कैसे होती है, या एक राइटर जब अपने आइडियाज़ को वर्सिफाई करता है, नज़मों की सूरत में, शेरों की सूरत में ढालता है इंग्लिश में, तो वो कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखता है ताकि उसकी पोइट्री को जो इंग्लिश के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक एक्सेप्ट किया जाए। ओके, सबसे पहले हम पोइट्री की डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि पोइट्री इज अ वर्बल और रिटन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज इन एन इमेजिनेटिव स्टाइल विद डिस्टिंक्टिव रिदम, राइम एंड मीटर। तो इट्स अ वर्बल और रिटन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स, जज्बात और ख्यालात का, आइडियाज का एक इजहार है एक रिदमिक लैंग्वेज के अंदर, यानी कि जिसमें बाकायदा एक लय हो, एक म्यूजिक हो, राइम यानी कि लफ्ज आपस में राइम करते हों, और मीटर यानी कि एक खास एक लेंथ हो लाइंस की। These all work together with the sounds, meanings and associations of the words themselves to produce one significant effect। ये बात बहुत अहम है जनाब कि ये सारी चीजें जो हैं, यानी कि ये जो इमेजिनेटिव स्टाइल है जिसमें शायरी लिखी जाती है, रिदम, राइम एंड मीटर, तो दे ऑल वर्क टुगेदर। और फिर इनके अंदर जो है जाहिर सी बात है कि एक साउंड्स होते हैं, मीनिंग्स होती हैं और एसोसिएशंस होती हैं। ये सारी चीजें मिलकर जो है एक सिग्निफिकेंट इफेक्ट जो है पढ़ने वाले पर डालते हैं, और इसी वजह से जो है शायरी में जो बात कही जाती है उसका असर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, सुनने वाला उससे कहीं ज्यादा मुतासिर होता है लफ्जों की वजह से, और माने की नए पहलू, नई जहतें जो उसके सामने आती हैं। और अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएटिंग पोइट्री रिक्वायर्स सम एक्वेंटेंस विद द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। लिहाजा आपको कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री जो है वो समझने पड़ेंगे अगर आपने जो है अच्छे तरीके से इंग्लिश पोइट्री को अंडरस्टैंड करने के काबिल होना है। तो चलिए जनाब उन बेसिक एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री की तरफ। तो सबसे पहले तो जनाब पोइट्री के अंदर आ जाती है लाइन, और लाइन जो है जैसा कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा वाज़ेह किया कि लाइन किसी पोइट्री के अंदर जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू काइंड्स ऑफ सिलेबल्स। इसके अंदर स्ट्रेस सिलेबल्स भी हो सकते हैं और अनस्ट्रेस सिलेबल्स भी होते हैं। मेरा ख्याल है कि सिलेबल का कॉन्सेप्ट जो है आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वर्ड्स जो होते हैं वो सिलेबल्स से मिलकर बनते हैं। बाज वर्ड्स जो होते हैं उसके अंदर एक ही सिलेबल होता है और बाज वर्ड्स के अंदर एक से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं। और सिलेबल की जो डेफिनेशन है वो क्या है जनाब कि एक वक्त में जितनी आवाज आपके मुंह से निकलती है वो एक सिलेबल होता है। ठीक है, तो जैसा कि अगर हम इसी वर्ड को लें मेजर्ड, ठीक है, तो अब आप देखें कि इसमें कितनी आवाजें निकल रही हैं, मेजर्ड, तो इट सीम्स कि इसके अंदर दो सिलेबल्स हैं। उसी तरीके से जनाब आप देखें लेंथ, तो यहां पर जो है एक ही वक्त में ये पूरी आवाज मुंह से निकल रही है, तो ये लेंथ आवाज जो है ना ये एक ही सिलेबल वाला वर्ड है। ओके, लिहाजा लाइन के बारे में हम कह सकते हैं कि लाइन जो है किसी भी पोएम के अंदर वो कंसिस्ट करती है सिलेबल्स के ऊपर, और सिलेबल्स के अंदर कुछ सिलेबल्स स्ट्रेस्ड हो सकते हैं और कुछ सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड हो सकते हैं। स्ट्रेस सिलेबल्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि जब आप इनको बोलते हैं तो आपको थोड़ी सी एफर्ट लगानी पड़ती है, आपकी आवाज भी थोड़ी सी बुलंद हो जाती है। और अनस्ट्रेस सिलेबल्स जो होते हैं वो जरा इजी टू अटर होते हैं, आसानी से जो है आप उनको बयान कर सकते हैं। लिहाजा अब जरा इस लाइन को देखिए जो कि इन्होंने बतौर मिसाल यहां पर दी है। तो ये एक डेका सिलेबिक लाइन है। डेका कहते हैं 10 को, और सिलेबिक माना सिलेबल्स वाली, तो 10 सिलेबल्स वाली एक लाइन है जिसमें लिखा है कि 10 इन द विंटर स्टैंड्स द लोनली ट्री। अब आप जरा देखें कि कितने इसके अंदर सिलेबल्स हैं। 10 इन द विंटर स्टैंड्स द लोनली ट्री, तो जनाब 10 सिलेबल्स हैं। और अगर आप गौर करें तो कुछ सिलेबल्स जो हैं उनको बोलते हुए आप थोड़ा सा एफर्ट लगाते हैं, और कुछ सिलेबल्स को बोलते हुए जो है बहुत ही आसानी से वो लफ्ज जो है आपके मुंह से निकलता है। जैसे कि 10, तो इट टेक्स अ लिटिल एफर्ट, लेकिन इन जो है बहुत ही आसान है कहना। 10 इन द विंटर स्टैंड्स द लोनली ट्री। तो देखें एक रिदम है, एक लय है, एक मौसीकियत है इन सिलेबल्स की सेटिंग के अंदर। तो शायर ने जो है
बड़ा ही तरीके से जो इनको रखा है कि पढ़ने वाला जो है इसके रिदम को महसूस करे। और पोइट्री इज ऑल अबाउट हियरिंग, पोइट्री का ताल्लुक जो है वो कानों से होता है, और यानी कि इसके अंदर ये रिदम होना बहुत ही ज्यादा लाजमी है। ओके जनाब, सिलेबल्स के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है फुट का। तो फुट जो होता है किसी भी शायरी के अंदर या किसी भी लाइन के अंदर, वो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को जो है ना आप फुट कह सकते हैं कि राइटर जिस तरीके से स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स को रखता है तो उनका एक कॉम्बिनेशन बनता है और वो जो है वो एक फुट कहलाता है। और कभी कभी एक फुट के अंदर जो है 2 सिलेबल्स भी हो सकते हैं, कभी कभी 3 सिलेबल्स भी होते हैं। तो अमूमन जो है 2 सिलेबस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिनमें अमूमन एक सिलेबल जो है वो स्ट्रेस्ड होता है और एक सिलेबल जो है वो अनस्ट्रेस्ड होता है। लेकिन ये तरतीब लाजमी नहीं है कि हमेशा हो। बाज राइटर्स जो हैं वो मौके की मुनासबत से दोनों स्ट्रेस सिलेबस को भी इकट्ठा रख सकते हैं या दोनों अनस्ट्रेस सिलेबस को भी इकट्ठा रख सकते हैं, या फिर जो है वो 2 अनस्ट्रेस सिलेबस के बाद एक स्ट्रेस सिलेबल रखकर एक यानी कि फुट बना लेंगे। तो इस तरीके से 3 यानी कि सिलेबल्स वहां पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जो है ये फुट बनते हैं। तो द फुट इज अ फॉर्मेटिव मेजरिंग यूनिट। तो ये एक यूनिट है पोएट्री का, दैट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबस, जैसा कि मैंने यहां पर वाजे किया। द कॉम्बिनेशन ऑफ फीट क्रिएट्स मीटर। और जब फुट जो है वो आपस में मिलते हैं, फुट की जमा आपको पता है कि फीट है, तो जब फीट आपस में मिलते हैं तो वो एक मीटर को तख्लीक करते हैं। तो उनसे मिलकर जो है एक मीटर बनता है। एंड और लेटर दीज मीटर्स ज्वाइन फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ ए कंप्लीट पोएम। और बाद में ये मीटर मिलकर जो है एक मुकम्मल पोएम बनाते हैं। तो आइए जनाब जरा हम मीटर की तरफ बढ़ते हैं कि मीटर क्या होता है। तो मीटर जो है, जैसा कि मैंने यहां लिखा है कि अ मीटर इज बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ फीट इन ईच लाइन, कि कितने फीट जो हैं वो एक लाइन के अंदर मौजूद हैं। और फीट मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं उनको फीट कहा जाता है। तो 3, 4 या 5 फीट आपस में मिलकर जो है वो मीटर बनाते हैं। और अगर तो एक स्ट्रेस, एक अनस्ट्रेस्ड, एक स्ट्रेस, एक अनस्ट्रेस्ड करके जो है 5 यानी कि जो है फीट आते हैं इस तरीके से, तो ये आपका बनता है जनाब इयैम्बिक पेंटामीटर। और इफ अ लाइन हैज 8 सिलेबल्स, और बाजू का जो है अगर इसके अंदर 8 सिलेबल्स हैं जिसमें कि एक स्ट्रेस है और एक अनस्ट्रेस आ रहा है, तो इस किस्म की लाइंस को अमूमन जो है ऑक्टोसिलेबिक लाइंस कहा जाता है। दैट मेक्स द टेट्रामीटर, और इनको टेट्रामीटर कहा जाता है विद 4 पेयर्स ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। लेकिन मैं आपको पहले कह चुका हूं कि इट्स नॉट नेसेसरी कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स जो हैं वो एक दूसरे के बाद आए। कभी-कभी स्ट्रेस सिलेबल्स जो है 2 इकट्ठे आ सकते हैं और फिर एक अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आ सकता है, और कभी-कभी अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स 2 इकट्ठे आ सकते हैं और फिर जो है उसके बाद एक स्ट्रेस सिलेबल आ सकता है। तो मीटर फंक्शंस एज ए मींस ऑफ इंपोजिंग ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन, कि आप एक लाइन के अंदर कितने सिलेबल्स रखेंगे, वो सिलेबल्स मिलकर जो हैं एक लाइन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स मिलकर जो है वो तय करते हैं कि इसका मीटर जो है उस क्या है। तो फिर हर मीटर का फिर पर्टिकुलर नाम भी होता है। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ सिलेबल्स एंड द पैटर्न ऑफ एम्फेसिस, यानी कि ये मीटर के अंदर क्या चीज आ जाती है कि कितने सिलेबल्स होते हैं उसके अंदर और उनका पैटर्न क्या है एम्फेसिस का। एम्फेसिस से मुराद ये है कि स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस को जो है कौन सी तरतीब से उनके अंदर जो है रखा गया है। तो यहां पर जो है द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीटर्स इन इंग्लिश पोएट्री इज इयैम्बिक पेंटामीटर, कि बहुत ज्यादा जो यूज होने वाला मीटर है इंग्लिश में वो इयैम्बिक पेंटामीटर है। दैट इज अ लाइन और वर्स विद 5 मेट्रिकल फीट, जिसके अंदर 5 मेट्रिकल फीट होते हैं। यानी कि 5 मेट्रिकल फीट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 10 सिलेबल्स होते हैं इसके अंदर, और ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 शॉर्ट अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय 1 लॉन्ग और स्ट्रेस सिलेबल, कि हर एक जो होता है उसके अंदर एक जो है सिलेबल जो होता है वो शॉर्ट होता है जो कि अनस्ट्रेस्ड होता है, और दूसरा जो है वो स्ट्रेस्ड होता है। तो ये इयैम्बिक पेंटामीटर की एक पहचान है। और यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल भी दी है जिससे कि हमें शॉर्ट और लॉन्ग सिलेबल्स या फिर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस के बारे में थोड़ा सा आइडिया होगा। जरा पढ़ें इसको। क्लोज बोसम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब आप देखें कि इसके अंदर तकरीबन 10 सिलेबल्स हैं अगर आप इनको काउंट करेंगे। तो जरा वन बाय वन देखते हैं कि शॉर्ट सिलेबल कौन सा और जो है लॉन्ग सिलेबल कौन सा है। जैसे कि क्लोज bosom friend of the maturing sun। ठीक है, आप देख रहे हैं कि
हर एक लॉन्ग सिलेबल के बाद जो एक शॉर्ट सिलेबल आ रहा है, और यानी कि हम कह सकते हैं कि एक स्ट्रेस सिलेबल के बाद जो है एक अनस्ट्रेस सिलेबल आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस सिलेबल जब आप यानी कि अटर करते हैं तो थोड़ा सा वो बोलने में लंबे होते हैं और आपको थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है उनको बोलने में, और अनस्ट्रेस सिलेबल्स जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं और आप आसानी से उनको बोलते हैं। जनाब, मीटर का अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है कि फीट जो होते हैं, जो कि फुट की जमा है, वो आपस में मिलकर मीटर बनाते हैं, और मीटर जो होते हैं वो एक लाइन के अंदर कितने आपने सिलेबल्स रखे हैं उनकी तादाद जो है वो तय करती है कि ये मीटर क्या है या इस मीटर का क्या नाम होना चाहिए। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये मीटर जो है ये आपस में मिलकर जो है फिर स्टैंजास बनाते हैं। तो स्टैंजा इज द डिवीजन ऑफ ए पोएम इन अ सर्टेन नंबर ऑफ लाइंस। तो स्टैंजा जो है वो एक पोएम का जो है वो डिवीजन है लाइंस के अंदर। द सेम मीटर, राइम एंड यूनिफाइंग आइडियाज और इमेजेस, जिसके अंदर एक ही जैसा मीटर यूज किया गया होता है, राइमिंग स्कीम उसकी एक जैसी होती है, यानी कि जो आहंग है पोएम का और जो म्यूजिक है वो एक जैसा होता है, एंड यूनिफाइंग आइडियाज और इमेजेस, और आइडियाज और इमेजेस भी जो है उसके अंदर एक जैसे होते हैं। इमेजेस से मुराद है यहाँ पर लफ्जों से बनाई हुई तस्वीरें, और यकीनन जब आप शायरी पढ़ते हैं तो ज्यादातर जो है इमेजेस आपके सामने आते हैं जिनके जरिए से आप शायर का जो है मकसद समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बास ख्यालात जो हैं किसी भी शायर के वो इतने कॉम्प्लेक्स और पेचीदा होते हैं कि उसको जो है उन तस्वीरों का सहारा लेना पड़ता है जो कि वो आपके जहन में तख्लीक करता है अपने ख्यालात को आपके जहन में कम्युनिकेट करने के लिए। तो स्टैंजा इज आइडेंटिफाइड विद अ नंबर ऑफ लाइंस इट कंटेन्स। स्टैंजा जो है वो यानी कि किसी उसकी पहचान क्या है कि कितनी लाइनें उसके अंदर हैं। दस अ कपलेट, जैसा कि एक कपलेट होता है तो कपलेट के अंदर दो लाइनें होती हैं। अ कपलेट हैज टू लाइंस। अ टर्सेट हैज थ्री लाइंस, तो एक टर्सेट के अंदर थ्री लाइंस हैं। अ क्वार्ट्रेन हैज फोर लाइंस, क्वार्ट्रेन के अंदर फोर लाइंस होती हैं। अ क्विंटेन हैज फाइव। अ सेस्टेट हैज सिक्स लाइंस। अ सेप्टेट हैज सेवन एंड एन ऑक्टेव हैज एट लाइंस। तो ये आप जरा याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो टर्म्स यहाँ पर यूज हुई हैं, और क्योंकि हो सकता है कि ये आगे चलकर जो है कहीं आपके एग्जाम्स में आए और आपसे पूछा जाए, तो लिहाजा कपलेट, टर्सेट, क्वार्ट्रेन, क्विंटेन, सेस्टेट, सेप्टेट एंड ऑक्टेव, ये मुख्तलिफ काइंड्स हैं लाइंस की। तो अब यहाँ पर जो है आप एक मिसाल ले लीजिए कि how happy is he born or taught that served not another's will, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill, and simple truth his highest skill। तो जनाब ये देखें कि अगर आप इस लाइन को इस स्टैंजा को देखें तो कितनी लाइन है इसके अंदर, एक, दो, तीन, चार, तो लिहाजा चार लाइनें हैं। तो ये कौन सी कैटेगरी का स्टैंजा है? ये क्वार्ट्रेन है, ठीक है। तो अमूमन जो है नज़में इसी तरीके से लिखी जाती हैं। और अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम को देखें तो टॉट, थॉट, विल, स्किल, और अगर हम इसकी राइमिंग स्कीम को इस तरीके से जो है एक नाम देने की कोशिश करें, कोई हमसे पूछे कि इसकी राइमिंग स्कीम बयान करें, तो हम कहेंगे कि ए बी, क्योंकि टॉट एंड थॉट जो है वो एक जैसे हैं तो दोनों को ए कहेंगे, और विल और स्किल दोनों एक जैसी आवाजें निकाल रहे हैं तो इनको बी कहेंगे। तो ए बी इसकी राइमिंग स्कीम है। ओके, अब जनाब राइम जो है इट इज द सेम साउंड एट द एंड ऑफ पोएटिक लाइन, के किसी भी पोएटिक लाइन के अंदर जो एक ही जैसी आवाजें आती हैं वो राइम होती हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा टॉट, थॉट, तो ये लफ्ज आपस में राइम कर रहे हैं। विल, स्किल, ये आपस में राइम कर रहे हैं। तो राइम का मतलब होता है लफ्जों का एक आवाज निकालने वाला पैटर्न। अब राइमिंग पैटर्न जो है क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं कि जब भी आपने किसी भी पोइट्री का राइमिंग पैटर्न जो है वो डिस्कस करना है तो आपने ये देखना है कि एक ही साउंड जैसे वर्ड्स जो हैं वो कहां पर आ रहे हैं। तो देखें, द पीपल अलोंग द सैंड ऑल टर्न एंड लुक वन वे, दे टर्न देयर बैक्स ऑन द लैंड, दे लुक एट द सी ऑल डे। तो सैंड, लैंड, वे, डे, तो यहां पर आप देखें कि ये राइमिंग पैटर्न इसका क्या है। सैंड के लिए जो है उन्होंने ए यूज किया, और वे के लिए उन्होंने बी यूज किया, फिर दोबारा लैंड आ गया तो अब लिहाजा इसके लिए ए ही यूज होगा, और दोबारा डे आ गया जो कि वे से मिलता जुलता है तो लिहाजा इसके लिए बी यूज होगा। तो इसका राइमिंग पैटर्न क्या बना? ए बी।
ओके क्या डेफिनेशन दी है राइमिंग पैटर्न की कि अ कन्वीनियंट वे ऑफ सेटिंग आउट अ पैटर्न ऑफ राइम्स इज टू राइट फॉर ए, कि एक बहुत ही कन्वीनियंट वे जो है कि आप राइमिंग पैटर्न को सेट करें वो क्या है कि आप ए लिखें फर्स्ट राइम के लिए जो कि, और बी लिखें सेकंड राइम के लिए, और सी लिखें थर्ड राइम के लिए, और इसी तरह से अगर और मजीद यानी कि डिफरेंट राइमिंग पैटर्न आते जाएंगे तो आप उनके लिए जो है बी सी डी ई इस तरीके से आप लिखते जाएंगे, ये वाजे करने के लिए कि इसके अंदर क्या राइमिंग पैटर्न बन रहा है। होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट। ओके जनाब, उसके बाद जो है फ्री वर्स। तो फ्री वर्स जो होती है is a pattern that does not rhyme and does not have a regular rhythm or meter। तो बाद शायर जो है जिसे आज उर्दू में कहते हैं आजाद नज़म, तो आजाद नज़म के अंदर शायर जो है एक शायराना ख्याल तो पेश करता है, उसका जो तखय्युल होता है बड़ा शानदार होता है, सुनने में आइडिया बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन उसके अंदर उसने कोई राइमिंग पैटर्न यूज नहीं किया हुआ होता है। तो लिहाजा ऐसी नज़में जिसमें कोई राइमिंग पैटर्न यूज ना किया जाए तो उनको जनाब आप फ्री वर्स का नाम देते हैं। तो फ्री वर्स एक ऐसी पोएम है जिसके अंदर कोई राइम नहीं होती है और कोई रेगुलर रिदम भी उसके अंदर नहीं होता है। जो दूसरी काइंड्स होती हैं पोएट्री के उनके अंदर तो रेगुलर रिदम होता है, इसके अंदर रेगुलर रिदम नहीं होता है। तो यहां पर स्टूडेंट्स हमने 5 बातों के ऊपर जो हमने जिक्र किया, लाइन, फुट, मीटर, स्टैंजा, राइम, राइमिंग पैटर्न और आखिर में फ्री वर्स। और मुझे यकीन है कि अब मुख्तलिफ किस्म की अगर नज़में आपके सामने आएंगी तो आप इन आइडियाज को जो है उन नज़मों के अंदर देख सकेंगे, क्योंकि आपकी किताब के अंदर आगे जो एक्सरसाइजेज आ रही हैं तो उसके अंदर इसी नॉलेज को जो है आपको पहुंचाकर जो है आपसे पूछा जा रहा है कि जनाब बताएं कि इसके अंदर फुट कितने यूज हुए हैं, मीटर कितने यूज हुए हैं, स्टैंजा कितने हैं, राइमिंग पैटर्न क्या है इसका, और यानी कि ये किस किस्म की जो है नज़म है। तो इसके लिए जो है आप देखें कि हम फॉर्म्स ऑफ पोइट्री या जॉनरास ऑफ पोइट्री के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन वी विल डिस्कस इट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। Thank you, so nice of you. Assalamu alaikum.